तो अपन को क्या करना है, आज अपन को स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। रेस्पिरेशन प्लांट के सारे क्वेश्चन बनाने हैं फिलअप, और आधा आधा हो जाएगा, आधा 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 कल कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन बॉन्ड, breaking of the carbon of complex molecule within the cell to release the energy for ATP synthesis is called cellular respiration। बहुत करना है डेफिनेशन। देखो इनने क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, फूड मटेरियल का, ठीक है। कहाँ हो रहा है, विद इन द सेल के अंदर हो रहा है। टू रिलीज द एनर्जी, किसके लिए एनर्जी रिलीज कर रहे हैं अपन, टू रिलीज द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस के लिए लिखा है इसमें। तो सबसे पहले खाने का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं, सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि एटीपी सिंथेसाइज हो सके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एटीपी बनाने के लिए। हाँ, एटीपी बनाने के लिए। तो इतना सा काम है बस, अपन को जो भी खाना अपन ने खाया है उस खाने का अपन को क्या बनाना है, सेल के अंदर एटीपी बनाना है, मतलब खाने से अपन को क्या करना है, एटीपी एनर्जी रिलीज करवानी है ऑक्सीडेशन से, है ना। इसका मतलब एक रिएक्शन है, बस एक रेस्पिरेशन क्या है, बस एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सही है कि नहीं। हाँ, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब क्या ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, क्या बोला, रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, अपने पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, है ना। एक बात, दूसरी बात ये कि ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी भी निकल रही हो, तो एनर्जी निकल रही हो, और एनर्जी को अपन काय में रूप स्टोर कर रहे होंगे फिर, मतलब जो एनर्जी निकल रही है वही एटीपी फॉर्म में। हाँ, वही एटीपी की फॉर्म में अपन स्टोर कर रहे होंगे, ठीक। ये सारी कहानी है। चलो भैया, अब चलते हैं आगे। जो एनर्जी निकल रही है वही एटीपी के फॉर्म में सिंथेसिस हो रही है। हाँ, जो एनर्जी निकल रही है काय के रूप में स्टोर हो रही है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर डैश, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, डैश 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 डैश। इसका मतलब जितनी भी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस हैं वो सारी, है ना। ऐसा नहीं है मतलब क्या है, किस में यूज़ हो रहा, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं सब। लाइफ प्रोसेस क्या हो सकती हैं, लाइफ प्रोसेस जो लाइफ के लिए जरूरी, रिप्रोडक्शन होगा, खाना पीना, चलना फिरना, सोना, सांस लेना, हर चीज़ में जो भी करेंगे, हाँ, पढ़ना, लड़ना, कम्युनिकेशन करना, व्रत रखना। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इज रेस्पायर्ड, अरे यार, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड इज, अल्टीमेट सोर्स क्या होता है फूड का, फूड इज फूड दैट इज रेस्पायर्ड इज फोटोसिंथेसिस। मतलब जो खाना आता है वो कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस से। तो प्लांट्स के लिए हो चाहे एनिमल्स के लिए हो, खाना हमेशा फोटोसिंथेसिस से ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आर कॉल्ड डैश, और उनका एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि कॉमन है, हाँ ये पूछ सकते हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट, सही बात है, और नॉर्मल लॉजिकल है ये तो बात, है ना। फिर उसके बाद कौन आएंगे, प्रोटीन्स, फिर क्या आएंगे, फैट्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। क्लियर है कहानी, मतलब वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं होगा, हाँ, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इज यूज टू सिंथेसाइज डैश। When energy is needed, dash is broken down, and hence dash is act as a energy currency of the cell। तो energy currency सेल की कौन होती है अपने पास, ATP, है ना। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अपन ने से क्या समझा अभी तक, देखो अपन ने क्वेश्चन क्या क्या समझा अपन ने। ये लास्ट वाला भी, ये जो पैरा पढ़ा ये वाला बताओ। इसमें ये बोला गया है कि भाई जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी अपन यूज़ नहीं करेंगे सीधी, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात है। अब मान लो 100 जूल एनर्जी निकली, खाना खाया और 100 जूल एनर्जी निकली, तो तुरंत थोड़ी अपन कोई पहाड़ खोदने जा रहे हैं, है ना। तो कुछ टाइम बाद अपन उस एनर्जी को यूज़ करेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से ना,
तो उसके लिए स्टोर करके रख लेंगे अपन बैटरी में, उसको बोलेंगे एनर्जी करेंसी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा है, फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा फूड, लेकिन उससे क्या निकलेगी बाद में, एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को किस रूप में स्टोर करना पड़ेगा, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। और जो एटीपी बनी है उसे अपन बाद में तोड़ेंगे। रिकॉर्ड कर रहा है। यस यस, जो है वो बाद में अपन तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन इसको एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो अपन उसे यूज़ कर लेंगे। क्लियर है कहानी? इतना ही काम, बस यही है रेस्पिरेशन, खत्म। अब इसमें अपन को पढ़ना क्या है फिर अलग से, यही है रेस्पिरेशन। तो बस इसमें क्या पढ़ना है अपन को, ये कि जो एटीपी है वो अपन कैसे स्टोर करेंगे, मतलब बना कैसे आकर एटीपी, है ना। एक बात, दूसरी बात, ये जो फूड अपन ने लिया है उस फूड में अलग बीच में बहुत सारे केमिकल बने होंगे बीच में। जो फूड ऑक्सीडाइज होगा, फूड जब ऑक्सीडाइज होगा तो बीच में बहुत सारे क्या बनेंगे, केमिकल्स बनेंगे। उन केमिकल्स का नाम आएगा, और फिर बाद में वो CO, फाइनली वो क्या बन जाएंगे, CO2 और H2O बन जाएंगे फाइनली। तो हाँ ठीक, इसके बाद जो फूड है वो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, और रिकॉर्ड तो कर रहा है ना। ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो है वो किस में टूट जाता है, CO2 में टूट जाता है, पानी में टूट जाता है ना। तो ग्लूकोज से पानी तक जाने में लिए और CO2 तक जाने के लिए बीच में बहुत सारे केमिकल आएंगे अपने रास्ते में, है ना। तो वो केमिकल पढ़ने हैं अपन को। और ये जो एटीपी बनी आखिर कैसे, बीच में अपन को पता पड़ेगा कि आखिर ये एटीपी बन कैसे गई, है ना। और वो भी कितनी एटीपी बनी ये देखना पड़ेगा, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। जो क्या बोलते हैं अपना ग्लूकोज और वाटर और उसमें CO2 टूट रहा है। हाँ दोनों के बीच में। हाँ, इन दोनों के बीच में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं मतलब, है ना। और इंटरमीडिएट्स को पढ़ना है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो एटीपी बने हैं वो उसके बारे में पढ़ना है, कितने एटीपी बने। और एक और बात है कि सब सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा तो नहीं होगा, यानी जो बैक्टीरिया है और फंजाई हैं, प्लांट हैं, सब में एक जैसा नहीं होगा। तो ऑल ऑर्गेनिज्म में कैसा हो रहा है वो भी देखना है कि प्रोकैरियोट में कैसा हो रहा है, यूकैरियोट में कैसा हो रहा है, प्रो में कैसा हो रहा है, यूकैरियोट में कैसा हो रहा है, ठीक है ना। एटीपी बन रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, कितने बने, हाउ मैनी एटीपी बने, कितने एटीपी बने, है ना, कहाँ से आए। दूसरा कि जो केमिकल्स बनेंगे इंटरमीडिएट्स वो पढ़ने, समझ में आ गया मोटिव क्या है। तो उनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सी कहानियाँ अपन को पढ़नी है, 3 कहानियाँ, ठीक। चलो अपन देख ले रहे हैं, स्टार्ट। ब्रीथिंग इन प्लांट्स। सबसे पहले हेडिंग लिखिए ब्रीथिंग इन प्लांट्स। ब्रीथिंग इन प्लांट्स का मतलब होता है प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट्स सांस कैसे लेंगे, देखते हैं। देखो, 4 प्लांट्स रेस्पिरेशन, प्लांट गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। देखो, प्लांट क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और देते क्या है बाहर, CO2। अपन भी तो यही करते हैं, अपन भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर देते हैं। तो फिर इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज ऑकर्स वाया डैश एंड डैश। स्टोमेटा एंड लेंटिल। हाँ, तो गैसियस एक्सचेंज किससे होता है, या तो स्टोमेटा से होगा या फिर लेंटिसल से होगा। वो ऑर्गन, वो एक तरीके से लीफ में होल होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, स्टेम में होल होगा तो लेंटिसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब प्लांट नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट नहीं, मेरे को सब याद है। नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज, ये आएगा क्वेश्चन, है ना, कि प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, असर्शन आएगा ये, कि प्लांट नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अच्छी बात है। तो रीज़न क्या है इसका, पहला रीज़न, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड्स, सो गैस ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड। देखो, मान लो कोई प्लांट है अपने पास बड़ा सा, है ना, और उस प्लांट में बहुत सारे पार्ट होंगे, लीफ होगी, है ना, रूट्स होंगी, फ्रूट होंगे, है ना, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं। तो हर एक पार्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, है ना। हाँ। तो किसी और पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो फ्रूट है, या फ्रूट तो चलो, फ्रूट तो फल बन जाता है बाद में, उसको छोड़। रूट्स वो सॉइल से ले लेंगी, और जो लीव्स हैं वो एयर से अपनी ऑक्सीजन ले लेंगी, है ना। बार्क खुद अपना ऑक्सीजन ले लेगा, बार्क भी ले लेगा। सारे पार्ट अपने अपने ऑक्सीजन खुद ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अलग से ऑक्सीजन के लिए किसी और ऑर्गन पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। तो प्लांट्स के अंदर लंग्स होते हैं क्या?
तो लंग्स इसलिए नहीं होते प्लांट के अंदर क्योंकि उनको अलग से नीड नहीं है ना, किसी और ऑर्गन की नीड नहीं, उनको खुद ही सारे प्लांट खुद ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसलिए इनमें गैस का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, एक बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, इसको डिलीट कर दूँ, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वेरी लो गैस एक्सचेंज आर कंपेयर टू दैट ऑफ द एनिमल्स। हाँ, अब एनिमल के कंपेयर में तो वेरी लो गैसियस एक्सचेंज एज कंपेयर टू दैट ऑफ डैश एनिमल्स। ठीक है, एक बात फिर दूसरी, और पहली अपन ने करी थी वो तो पता ही कि भैया उनका हर एक पार्ट क्या करता है, खुद का गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, तो टेक केयर ऑफ इट्स डैश गैसियस एक्सचेंज, आउन गैसेस खुद की गैसियस एक्सचेंज की नीड को खुद पूरा करते हैं। फिर लीव्स आर एडेप्टेड फॉर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब देखो लीव जो थी वो मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज करती थी कब, डैश में फोटोसिंथेसिस हो रहा था तब लीफ ही ज़्यादातर गैसेस एक्सचेंज करनी थी। तो ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विद इन द सेल। अब देखो फोटोसिंथेसिस हुई मान लो, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना फोटोसिंथेसिस में। तो एक बात बता, अगर मान लो लीफ है, लीफ में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन निकली है ना, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड है, तो वहीं के वहीं मिल जाएगी ना वो तो। जब फोटोसिंथेसिस से जो चीज़ निकली है वो चीज़ कहाँ यूज़ हो जाएगी सीधी, हाँ वो चीज़ रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी सही वहीं के वहीं। तो फिर अलग से कहीं लेना पड़ेगा क्या? तो प्लांट्स कितना अच्छा है, प्लांट्स का सिस्टम ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, हाँ प्लांट्स क्या करते हैं, जो चीज़ वो रिलीज़ कर रहे हैं खुद दूसरों के लिए वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं ना उसे। तो जो चीज़ वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं बाहर वो खुद भी ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं उसे। तो वो ऐसे ही करते हैं, प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, खुद से यूज़ कर लेंगे, बाकी जो बचेगी उसे बाहर छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया। अब बात आती है किसकी, इसका मतलब प्लांट्स भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। कोई बहुत से लोग ये सोचते हैं, मतलब स्टूडेंट तो सारे यही सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे यही सोचते हैं कि जो प्लांट हैं उनका ये काम है या जीवन में आए हैं वो इसलिए कि CO2 लेंगे सारी और ऑक्सीजन छोड़ देंगे। तो ऐसा है क्या? हाँ तो ऐसा नहीं है ना, प्लांट्स का काम ये थोड़ी है कि CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। प्लांट्स का ये काम है कि वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऐसा करेंगे बस अकेला, है ना। बाकी जब रेस्पिरेशन होगा तब वो ऑक्सीजन लेंगे और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो भी, है ना। बस ये है प्रॉब्लम इतनी सी है कि जो फोटोसिंथेसिस वो ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट से वो कैसा होता है, कम होता है। तो ओवरऑल देखें तो अपन को O2 कब देंगे, जब तो, वो खुद यूज कर लेंगे। तो मैंने बोला ना कि फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन रिलीज़ कैसी होगी, ज़्यादा, हाँ, और रेस्पिरेशन कम होता है, हाँ, तो O2 यूज़ कम होगी। हाँ, तो रेस्पिरेशन कम यूज हो गए, बाकी की बचेगी तो हाँ, अंदर बांट। बाकी की बची देंगे, वो ऐसा नहीं करते कि खुद ही, वही तो बात है, जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता वो दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता, है ना। तो प्लांट के पास खुद की ऑक्सीजन रहेगी पहले, उसके बाद वो देंगे ना। ठीक है, चलो बहुत कंसेप्चुअल बात है, वैसे ही सबको पता है, बच्चों को नहीं पता रहता, बाकी नॉर्मल पता है उनको। चलो, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विद इन द सेल। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज द सेल। अब मोस्ट लिविंग सेल हैव डैश्ड विद द एयर। Most living cell have dashed within the air. Contact. तो सही बात है, लिविंग सेल जितने भी होते हैं प्लांट के उनका कांटेक्ट होता है एयर से। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द प्लांट सर्फेस। तो दे आर लोकेटेड क्लोज टू द प्लांट सर्फेस, सही है। इन स्टेम, लिविंग सेल मतलब जो होता है ना प्लांट सर्फेस के पास में ही होते हैं, ठीक है। दे इन स्टेम लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर्स डैश, थिन लेयर डैश बीनीथ द डैश। हाँ, तो एक बात है कि जो बार्क होता है प्लांट का उसके जस्ट नीचे, बार्क तो डेड होता है लेकिन उसके जस्ट नीचे क्या सेल होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं प्रेजेंट। मतलब एक मोटा मोटा बार्क है अपने पास, उसके जस्ट अंदर, हाँ उसके जस्ट नीचे क्या होगा, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, हार्ड जो दिखता है ना ऊपर से बार्क, अंदर से कैसा होता है वो, सॉफ्ट होता है। हाँ, तो ऊपर से देखने वाले वो कितने हार्ड है लेकिन अंदर कैसा होता है, सॉफ्ट।
कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इसमें। चलो अच्छी चीज़ है, फुल रेस्पिरेशन में अच्छा हो रहा है। चलो भैया अब क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो हैव डैश। स्टेम की बात चल रही है। स्टेम में क्या होते हैं, डैश मतलब लेंडिसल्स, है ना। तो लेंडिसल्स क्या होते हैं, लेंडिसल्स कुछ नहीं होता, जब बार्क है ना, बार्क में छोटे छोटे पोर टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे कट टाइप के होते हैं बीच बीच में, जो क्या करते हैं सीधा अंदर तक कनेक्शन रहता है, मतलब कट लगा रहेगा बीच में कहीं तो अंदर ऑक्सीजन भेज पाएंगे तो वहाँ से, है ना, उसको लेंडिसल्स बोलते हैं। तो लेंडिसल्स गैसियस एक्सचेंज के लिए एक रास्ता रहता है एक तरीके से। मतलब बार्क में छोटे छोटे से जो होल होते हैं वो लेंटिसल्स। हाँ लेंडिसल्स रहते हैं जो क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक, अब इन द लीव्स स्टेम एंड रूट्स पैरेन्काइमा सेल आर लूजली पैक्ड दैट प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस। लीफ में, रूट में और स्टेम में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, डैश सेल प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा सेल। हाँ, पैरेन्काइमा सेल की कहानी अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी एक चैप्टर है प्लांट का, उसमें सारे सेल्स आएंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्किनकाइमा। तो पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं उनके बीच में एयर का स्पेस प्रेजेंट रहता है, मतलब बीच में खाली जगह रहती है स्पेस हवा के लिए, तो वहाँ से वो स्पेस एयर को मिल जाता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन आ जाती है उनमें। जैसे बहुत बड़ा प्लांट का कोई टिश्यू है, उसमें बीच में स्पेस है, खाली जगह है, खाली, है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाती है, फिर बाद में प्लांट ले लेगा उसको, है ना। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ, इनने क्या बोला, ये तो अपन, ये सारी की सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि प्लांट के अंदर लंग्स नहीं है, अगर लंग्स होते तो ये बात ही नहीं होती। इनने इस पैराग्राफ में ये बताया है कि भैया प्लांट के अंदर लंग्स नहीं है, तो वो कहाँ से लेता है था सब कुछ। तो पहला पॉइंट अपन ने ये बोला कि भैया प्लांट जो है वो क्या करता है, हर एक पार्ट अपनी खुद जिम्मेदारी ले लेता है, हर पार्ट अपनी जिम्मेदारी कहाँ लेता है, खुद ले लेता है ना। दूसरा इनने बोला अपन से कि भैया, उसने बताया फिर कि स्टेम होता है, स्टेम के पास क्या होते हैं, बार्क के नीचे लिविंग सेल होते हैं, है ना, और लिविंग सेल किसके कांटेक्ट में आते हैं, सीधे एयर के कांटेक्ट में होते हैं हमेशा, है ना। उसने बताया कि स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं, स्टोमेटा लीफ में होता है, और स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ में, और लेंटिसल्स कहाँ होता है, स्टेम में होता है। यानी उसने अपन को कन्विंस कर दिया है कि प्लांट को लंग्स की ज़रूरत नहीं है, है ना, और अपन ने मान ली बात, सही है ना। पूरे पैराग्राफ में सारी ने बहुत मेहनत करी, और कुछ नहीं बताया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, और ये भी बता दिया उसने कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, वहाँ से वैसे भी ऑक्सीजन निकल ही रही थी, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो भी प्लांट ने यूज़ कर दी वहीं के वहीं। तो सारी चीज़ें अपने आप को कन्विंस कर दिया कि भैया लंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है अपन चाहें तो, कि प्लांट्स के अंदर लंग्स नहीं होते, है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, नहीं, प्लांट्स के अंदर लंग्स नहीं होते तो असर्शन हो जाएगा। रीज़न क्या होता है कि प्लांट्स यूज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या क्वेश्चन जो पूछा तूने अभी? प्लांट्स डज नॉट हैव लंग्स, और उसका रीज़न क्या हो जाएगा कि प्लांट्स यूज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। रॉन्ग। सही बात है एकदम। देख, सही बात तो सही है, बट अपने पास जो 2-3 ऑप्शन है उसमें ये तो हाँ, नहीं तो है ना। उसमें है ये कि भैया हाँ, ये वो है, हाँ, हाँ, वो टू यूज तो कर लेता है। प्लांट अपना ऑक्सीजन वहीं लेकिन पे, मैं अपना सबसे मेन जो पॉइंट था उसमें ये नहीं था ना। हाँ हाँ, सेकंड में है ये, हाँ थर्ड फोर्थ पे। हाँ, तीनों रीज़न हो सकते हैं उसके कि भैया हाँ, प्लांट क्या कर सकता है, में से कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, वो बोल सकते हैं कि तीन रीजन में से कोई सा भी हो सकता है, वो ये बोल सकते हैं कि एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है हर पार्ट, इसलिए नहीं है, अच्छी बात है, इसलिए नहीं है, ठीक है, मान लिया। दूसरा जो एस्टोमेटा और लेंडिसल्स हैं वो यही काम करते हैं वैसे भी गैसीय एक्सचेंज का, है ना, तो भी ठीक है। और तीसरा जो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट पार्ट कैसे रहता है? एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, पत्तियाँ तो एयर के कांटेक्ट में रहती ही, हाँ। और बार्क के जो नीचे के सेल्स हैं वो भी कांटेक्ट में रहते हैं हवा के, है ना। और रूट्स जो है वो भी सॉइल में इतनी जगह तो रहती है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो रहती है सॉइल में भी, है ना, तो रूट्स भी रहती हैं। तो पूरे अपन हाथों से सांस ले सकते हैं क्या? नहीं। तो अब ऐसे प्लांट तो ले सकता है लेकिन पत्तियों से, है ना, इसीलिए, ठीक है। तो अब हो गए अपन, कहाँ चलते हैं अब, कंप्लीट, फिर क्या लिखा है इसने, कंप्लीट combustion of glucose yield energy most of which is given out as heat। हाँ, कंप्लीट कंबशन जो होता है ग्लूकोज का,
वो क्या होता है, विच ईल्ड्स द एनर्जी मोस्ट विच इज़ गिवन आउट एज हीट। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि जितनी एनर्जी ग्लूकोज से निकली उतनी अपन नहीं यूज़ कर पाएंगे। ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलती है वो कैसे निकल जाती है, हीट की तरह लॉस भी हो जाती है बहुत सारी, है ना। और उसमें से भी कुछ एनर्जी अपन क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो फिर ने अब रिएक्शन लिखी, रिएक्शन तो अपन को पता है कि भैया C6H12O6 से का ऑक्सीडेशन होगा और कोई दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज अदर मैम मॉलिक्यूल। चिल्ला रही हैं, वो क्या बोलते हैं अटेंडेंस के लिए। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज डैश मॉलिक्यूल। तो ये जो एनर्जी है वो किसके लिए यूज़ हो जाती है, अदर मॉलिक्यूल के लिए हो जाती है। अब ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म नॉट ऑल द during the glucose catabolism not all the liberated energy goes out as a heat। अब लेकिन जब ग्लूकोज टूटेगा तो सारी एनर्जी हीट की तरह नहीं निकली। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। तो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन सेवरल डैश स्टेप्स। ये आएगा क्वेश्चन कि भैया ग्लूकोज इज लिबरेटेड इन द सेवरल इन सेवरल स्टेप्स। सेवरल लार्ज स्टेप हो सकता है, ये सेवरल ही क्यों होगा, इन सिंगल स्टेप हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो ग्लूकोज इज ऐसा हो सकता है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन सिंगल लार्ज स्टेप स्टेटमेंट में। लेकिन क्या हो जाएगा सही, सेवरल स्मॉल स्टेप होता है ना। ठीक, तो ग्लूकोज क्या होता है, बहुत सारे छोटी छोटी स्टेप में टूटता है ना, और क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक, क्लियर है कहानी। फिर ने क्या बोला अपन से कि इट एनेबल्स सम स्टेप्स टू कपल रिएक्शन एनर्जी टू ATP। इट एनेबल्स सम स्टेप्स टू कपल रिलीज्ड एनर्जी टू ATP सिंथेसिस। इससे क्या होता है, इट एनेबल्स सम स्टेप्स टू कपल रिलीज एनर्जी टू ATP सिंथेसिस, टू डैश सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करेंगे अपन, ATP। यानी जो एनर्जी निकली है उससे क्या हो जाएगा, ATP का सिंथेसिस हो पाएगा। और एक साथ निकल जाती तो फिर ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाता। सही है ना। It enables some ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज डैश एंड ऑक्सीजन इज डैश एंड CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी आर डैश। organism are dash certain organism are dash to anaerobic condition। तो certain organism are adapted to dash conditions, adapted to anaerobic adapted to dash anaerobic condition। some are dash anaerobes, facilitated other facilitated are dash। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। obligate इन्होंने बोला कि जो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी ये काम कर सकते हैं, मतलब एनाएरोबिक हैं, है ना। और एनाएरोबिक में भी दो टाइप के, एक तो फैकल्टेटिव और एक ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब होता है, मैडम बुला रही हाँ, अब जा रही हूँ मैं। एक तो अपन ने क्या देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और CO2 निकलेगी, और फिर अपन तो अभी तक क्या देख लिया अपन ने कि भैया ग्लूकोज का अभी तक क्या देखा है अपन ने, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है और उससे क्या बनना है, CO2 और पानी बनना है ना। जो CO2 बनेगा वो रिलीज हो जाएगा बाहर, है ना। और जो तो ग्लूकोज से क्या हो रहा है अपने पास, CO2 और H2 रिलीज होता है, और जो CO2 रिलीज होता है वो तो बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी को अपन ATP के फॉर्म में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, है ना। अब ATP के फॉर्म में क्यों स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत सारे स्मॉल स्टेप्स में होगा ये काम, इसलिए अपन छोटी छोटी स्टेप्स की जो एनर्जी है ATP के फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे, है ना। इतनी कहानी अपन देख ली। अब आगे की कहानी देखते हैं, चलो। हाँ, ये भी देख लिया कि प्लांट के अंदर लंग्स नहीं होते तो ब्रीथिंग कैसे होती है वो भी देख लिया अपन ने, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, ग्लाइकोलिसिस। अब इस चैप्टर में 3 है मेजर पार्ट, एक तो ग्लाइकोलिसिस है, फिर एक क्रैब साइकिल, है ना, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हैं, इनको समझ के इनको ख़त्म करते हैं। चलो सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस, इसको क्या बोल रहा है, EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस को कौन सा पाथवे बोलते हैं, डैश पाथवे, डैश पाथवे EMP।
ईएमपी में भी साइंटिस्ट का नाम क्या है, अब आगे देख लेंगे। तो इट इज़ द पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो इट इज़ द डैश ऑक्सीडेशन, है ना, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। गलत है, गलत, हाँ। पार्शियल होगा वहाँ पर, ठीक। फिर क्या बोलना है वो कि भैया पार्शियल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश एसिड। हाँ, ये नाम आने लगे ना केमिकल्स की, ये आते हैं वैसे से, है ना, कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द डैश ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात बोले अपन कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के बिना अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाए, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाए ग्लूकोज का, किस में, पायरुविक एसिड में, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का टूटना, सिंपल ग्लाइकोलिसिस का मतलब ग्लूकोज का, मतलब ये विदाउट ऑक्सीजन क्यों हो रहा हाँ है? ग्लूकोज, Without oxygen हाँ क्यों हो रहा है? हाँ ग्लूकोज का टूटना, किस चीज़ में टूटना, पायरुविक एसिड में, और वो भी बिना ऑक्सीजन के, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, सिंपल सा, ठीक, सिंपल। कितने सिंपल रिएक्शन है कि ग्लूकोज का में टूट के क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा, और वो भी कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक, पायरुविक एसिड के। अब इनने बोला इट ऑकर्स इन द डैश ऑफ द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो लेते हो चाहे ना लेते हो, है ना, सब में होगा ये तो। विदाउट ऑक्सीजन ही होगा, लेकिन ये सब, हाँ विदाउट ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ठीक है। तो ऑक्सीजन हो तो भी हो जाएगा, नहीं है तो भी हो जाएगा, उसको कंपलसरी नहीं चाहिए पर ऑक्सीजन, मतलब, है ना, ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता, मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें अब्सेंस लिखा है तो अब्सेंस होना कंपलसरी नहीं है, अब्सेंस हाँ, होना, बस हाँ, ठीक बस चाहिए नहीं ऑक्सीजन उसको, हाँ, है ना, ये हो गया। अब ऐसा भी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, देखना फंसाने के लिए, इस लाइन को गलत समझ ले कोई, ग्लाइकोलिसिस डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसा सही थोड़ी है, हाँ, वो तो प्रेजेंस हो तब भी हो भी होगी, सकता है ना, हो भी सकता है, क्या होता ही है वो तो, ऑक्सीजन अपने अंदर तो ऑक्सीजन है, फिर भी होता है ना, तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब इट इज़ अ स्कीम वाज गिवन मतलब बाय, ऐसा है कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो यूज कर लेगा। नहीं करेगा भाई, अरे भाई ग्लाइकोलिसिस का ऑक्सीजन से कोई रिलेशन नहीं है, अच्छा, हाँ ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो होगा, और है तब भी हो जाएगा, उसका वो उसको यूज़ ही नहीं करेगा कभी, ठीक है ना, ये बात है। तो कोई बोले कि ग्लाइकोलिसिस डज नॉट, उसको दुश्मनी भी नहीं है, ग्लाइकोलिसिस डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अरे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, उसको मैं फॉल्स हो जाएगा, सॉरी कुछ खत्म, चलो फिर आगे बढ़े। इट इज़ द स्कीम वाज गिवन बाय गस्टाव एम्डन ओटो मेयरहॉफ और जे पार्नस, भाई साहब, है ना, 3 नाम है इनके, तो अपन को इतना ज़्यादा नहीं रटना जरूर, अब तो एम्डन मेयरहॉफ और पार्वे, एम्डन मेयरहॉफ और पार्नस से करना है वैसे क्या, एम्डन मेयरहॉफ और पार्नस, बस इतने कन्फ्यूज और कितना कन्फ्यूज करेंगे, है ना, एम्डन मेयरहॉफ पार्नस, पूरा नाम याद नहीं करा मैंने भी, करा कोई जरूरत नहीं। चलो इसके बाद कहाँ आ जाते हैं अपन, सो इट इज़ कॉल्ड एम्डन मेयर ऑफ पार्वे, तो एम्डन मेयर ऑफ पार्वे क्यों बोलते हैं आप इसमें इसको, ठीक है। चल, क्या पूछ रहा था तुम ऐसे? अब कुछ नहीं होता, रिपीट नहीं करते हैं, चलो भैया। अब क्या बोला इनने, इट इज़ द स्कीम गिवन बाय ऑटो एम, पता नहीं साइंटिस्ट का नाम भूल गया, इट इज़ द स्कीम गिवन बाय, इट इज़ द स्कीम गिवन बाय गस्टॉव एम्डन ओटो मेयर ऑफ एंड जे पार्नस, है ना, कौन कौन साइंटिस्ट हैं, एम्डन मेयर ऑफ एंड पार्नस हैं, ठीक है ना। तो अब क्या बोला इनने, एम्डन मेयर ऑफ एंड पार्नस, so it is called EMP pathway,
In dash, it is only the process of in respiration. In dash, In it is dash. हेलो, कट हो गया था। मैंने काटा था। अच्छा, तूने कट किया था। ठीक है। In dash, it is the only process of respiration. It is the, in dash, it is the only process in the respiration. Anaerobes. In the plants, glucose is अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगी अपन को. In plants, glucose is derived from dash Sucrose. and or from the storage dash. Carbohydrates. So sucrose is converted to dash and dash Glucose and fructose. by an enzyme dash. Invertase. These two monosaccharides readily enters glycolytic pathway. अभी तक हो ग्लाइकोलिटिक पाथवे स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बस तैयारी हुई है. क्या सुक्रोज काय में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद काय में हुआ? फ्रक्टोज में, है ना. तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पहले वो, और फ्रक्टोज. सुक्रोज दो मॉलिक्यूल से बनता है, ग्लूकोज से बनता है और फ्रक्टोज से बनता है. तो सुक्रोज पहले टूटेगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा, है ना. और वो भी किस एंजाइम की प्रेजेंस में? Invertase. इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. अब ये जो इन्वर्टेज है Sucrose वो, वो टूट गया ना। हाँ, ये जो Glucose और fructose. हाँ, इन्वर्टेज का काम क्या है? सुक्रोज को तोड़ना. ठीक है. इसके बाद आते हैं कहाँ? These two monosaccharide readily enters the glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated. तो glucose and fructose are dash. Glucose and fructose are phosphorylated to form glucose 6-phosphate by an enzyme dash. हेक्सोकाइनेस. मतलब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है किसके द्वारा? हेक्सोकाइनेस के द्वारा. अब इट इज देन आइसोमराइज्ड टू प्रोड्यूस. फॉस्फोराइलेटेड का मतलब होता है फॉस्फोरस ग्रुप लग जाएगा उसमें, है ना. अच्छा, फॉस्फोरस. एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता. एटीपी तो एनर्जी होती है. हाँ, तो मॉलिक्यूलस का फुल फॉर्म क्या होता है? टिंग टोंग. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओ ऐसा. स्टार्ट करते हैं. तो भैया ग्लूकोज बना. ग्लूकोज फ्रक्टोज जो थे ना वो बाद में काय में कन्वर्ट हो गए, फॉस्फोराइलेटेड होंगे, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाएंगे. एंजाइम का कौन सा लगेगा? हेक्सोकाइनेस. दूसरा एंजाइम आ गया अपना. पहला एंजाइम कौन सा था? इन्वर्टेज था. दूसरा एंजाइम कौन सा आया? हेक्सोकाइनेस. अब इट इज देन आइसोमराइज टू फॉर्म फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. फिर बाद में वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट था, वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया. सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम. और पहले तो ये सब तो हो गया था, लेकिन बाद में आगे की स्टेप है वो सेम रहेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए. अब देखो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. पहली क्या लिखा है? इसमें कितनी स्टेप्स होती हैं? 10. अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट डैश. और ये प्रोसेस होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होती है. साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जो स्पेस होता है खाली, साइटोप्लाज्म, वो वाला स्पेस साइटोप्लाज्म. ठीक है. चलो अब बात करते हैं अपन काय की. एटीपी इज यूटिलाइज एट डैश स्टेप्स. ATP is utilized at dash steps, 2 steps in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate. ये क्वेश्चन आया 2023 का है ये क्वेश्चन, कि भैया ATP कहाँ कहाँ यूज़ होती है ना. तो स्टेटमेंट आएगा. स्टेटमेंट आता है
उसका आंसर देना रहता है। तो देखो, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। दूसरा, इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट में। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये, मतलब एटीपी 2 स्टेज में यूज होगा। हाँ, और सही बात है यार, देखो हाँ देख, नॉर्मल सी बात है, ग्लूकोज था पहले और अब वो फॉस्फेट हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो गया, तो एटीपी यूज हुआ होगा ना, तभी तो हुआ होगा। और ऐसे ही फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट था पहले से, वो मान लो कोई मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट था और बाद में वो फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट हो गया। तो कितने फॉस्फेट बढ़ गए? एक फॉस्फेट बढ़ गया, तो एक एटीपी भी लगा होगा ना। तो नॉर्मल सी है ये बात तो कि भैया अगर एटीपी लगे हैं दो प्रोसेस, तो कौन कौन सी होंगी? वो फॉस्फेट बड़ा होगा, मतलब फॉस्फेट का हुआ होगा, बढ़ गया होगा ना, मॉलिक्यूल में फॉस्फेट बढ़ गया होगा। हाँ सही है। हाँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब बोल रहे हैं वो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट को तोड़ दिया जाएगा, इज स्प्लिट इनटू डैश ग्लूकोज 1,6-डाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डैश डाइहाइड्रो एसिड एंड डैश। कौन कौन? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लाइको 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ, अब देखना एक मॉलिक्यूल इनमें से कौन है? कीटोन है, एसीटोन लिखा है ना, तो एक मॉलिक्यूल में से कीटोन है, कीटोन, और दूसरा लिखा है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन है? एल्डिहाइड है। ये तो पता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। कीटोन कौन सा ग्रुप होता है? CO वाला होता है, और एल्डिहाइड कौन होता है? CHO वाला होता है। एसीटोन होता है CO वाला और कीटोन होता है CHO वाला ग्रुप, यानी दोनों के दोनों आइसोमर हैं आपस में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के जो फॉर्मूले हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल, है ना। तो बाद में क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना, वो भी क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ही बन जाएगा बाद में भी। एक बार बताइए। फ्रक्टोज था ना, जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, हाँ। उससे फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बना था, वो अब दो मॉलिक्यूल में टूटेगा, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड में। ठीक है। कीटोन कौन होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और जो एल्डिहाइड होगा वो कौन होगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज हो सकता है। हाँ, मतलब वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे में। तो अब क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बाद में क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ही बन जाएगा वो भी। अपन ऐसे याद रख सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये स्टेप भी हो गई ख़त्म। ये क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसे? एल्डिहाइड है वो, देखो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों बराबर स्टेबल होते हैं, लेकिन आगे जो प्रोसेस है वो एक ही कोई कर पाएगा ना, हाँ हाँ, है ना, तो वो एल्डिहाइड ही करेगा। एल्डिहाइड करेगा, करेगा। है ना। तो ऐसे, तो फ्रक्टोज इज स्प्लिट इनटू द डैश एंड डैश, ये याद ही रखना है अपन को, फ्रक्टोज इज स्प्लिट इनटू डैश एंड हाइड्रोक्सी एसिड और क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट और 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। वैसे बताऊं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, ऑर्गेनिक में आएगा ये, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना क्या होता है? आसान होता है। तो आगे जो प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन की वो आसान हो जाएगी एल्डिहाइड से, है ना, इसलिए भी। चलो भैया, एक रीज़न ये हो सकता है। अब जाओ कहा, ड्यूरिंग दिस टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ट्रांसफर्ड टू NAD+ फॉर्मिंग NADH+H+। इस प्रोसेस के दौरान, मतलब जब ये हो रहा था,
फ्रक्टोज से ये टूट मतलब ये टूट रहा था, फ्रक्टोज 1 से टूट रहा था ना, तब क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे अपन एक मिनट रुकना, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, ये तो हो गया, टूट तो गया वो, हटाओ। अब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का क्या होगा बाद में आगे जाकर, ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का आगे जाके क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडाइज विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, सॉरी 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, यानी जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ना, उसका फिर से ऑक्सीडाइज होगा और वो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। तो देख एल्डिहाइड से अब वो क्या बन गया, ग्लिसरेट बन गया। ग्लिसरेट मतलब ईस्टर होते हैं, जब भी ऐसा लगाओ ना ग्लिसरेट वगैरह एट लगा तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर ग्रुप बन गया। एल्डिहाइड से क्या ग्रुप बन गया, वो ईस्टर, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन होने के बाद ही एल्डिहाइड से ईस्टर बन सकता है ना। तो केमिस्ट्री लग रही है, मतलब इसमें केमिस्ट्री पता होगा अपन को कि एल्डिहाइड्स के बाद क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ठीक है ना। ईस्टर में C डबल ग्रुप होता है, देख एल्डिहाइड में CH होता, ईस्टर में क्या होता है, CH होता है ना। और इसका नाम भी ग्लिसरेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरेट, यानी 8 लगा रहे हैं। 8 कब लगता है, जब ईस्टर होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो PgAl इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। तो अपन इसको डैश लगाना पड़ेगा, अपन बोलेंगे कि भैया फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सब काय में कन्वर्ट हो जाता है, डैश में। 1,3 bis phosphoglycerate। ड्यूरिंग दिस, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस का काम, एक काम होता है NAD प्लस कन्वर्ट होता है किस में, NADH प्लस H प्लस में। NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में पता है, NAD प्लस H प्लस में ये क्या हो गया, NAD क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया, NAD से NADH प्लस। हाँ, NAD तो एक एनर्जी रहती है ना, जो जैसे ATP रहती है ना, तो अपन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बट जो NADH जो रहता है ना, वो भी एक एनर्जी होती है, बट उससे अपन बाद में यूज होगी है। आगे बढ़ते हैं अब, तो ये तो NADH की कहानी हो गई। बनाता था। अब DPGA बिकम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी जो बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बाद में आके वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो चीज़ पहले, अच्छा नहीं ग्लिसरेट था ये ना, डायफॉस्फोग्लिसरेट, जो ग्लिसरेट था वो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब फिर से क्या हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अरे यार कुछ नहीं, PDF और क्या हुआ, ये जो ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अच्छा, हाँ, जो 1,3 bis phosphoglycerate था, अब वो क्या बन जाएगा, एसिड। 3-phosphoglyceric acid। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहीं सुना है अपन ने, कल क्या C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, अच्छा, हाँ, याद आ गया। C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है अपना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, और वो यहाँ पर बना है, सोचो इस प्रोसेस के बीच में बना है, तो आपस में कहीं ना कहीं लिंक है ये सब। चलो एक क्या बोला तूने आपने, C3 एसिड का, C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट लिंक है ये सब चीज़ें आपस में, फोटो ये केमिकल्स। हाँ यार, अपन ने कल तो पढ़ा था कि जो C3 था उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। अब देखो ना, ये जो एसिड बना, यील्डिंग द एनर्जी, इस प्रोसेस में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और ठीक है, इसमें क्या दिक्कत, देखो सबसे पहले अपने पास था बायफॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट, बायफॉस्फो, बाय मतलब कितना, 2, बायफॉस्फोग्लिसरेट, और बाद में वो बन गया ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में तो कितना फॉस्फोरस है, सिर्फ
बट एक ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना हाँ है ना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब होता है तीसरे नंबर पर फॉस्फेट लगा होगा, अच्छा, हाँ है ना, ये मतलब नहीं कि 3 है उसके पास। हाँ हाँ हाँ, अब 1 राइट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसमें एक फॉस्फोरस है, और बाय फॉस्फोग्लिसरेट था, उसमें कितने फॉस्फोरस थे? 2। 2। तो कुल मिला के देखा जाए तो फॉस्फेट कम हो गया, फॉस्फेट कम हो गया मतलब एटीपी बाहर। हाँ, एक थे, इसका मतलब एक एटीपी बाहर। हाँ एटीपी के फॉर्म में जो फॉस्फेट है वो बाहर निकल गया होगा। ठीक है, फाइनली हो गया कंप्लीट ये। तो अपन ने बोला कि भैया दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डैश। एटीपी। एटीपी। अब एटीपी इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट्स टू पायरुविक एसिड। अब देखो अगेन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कितना फॉस्फोरस दिख रहा है अपन को? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अगर फॉस्फो लिखा है तो एक फॉस्फोरस तो होगा, हाँ, है ना, लेकिन फिर लिखा है पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड में फॉस्फोरस नहीं है, तो यहाँ भी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनने में भी क्या होगा, एक एटीपी बाहर बनेगी, है ना। तो एक एटीपी कब बनेगी? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट की कन्वर्जन। तो अपन बोलेंगे एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन डैश कन्वर्ट्स टू डैश। पायरुविक एसिड। हाँ, अब देखना एक बहुत सिंपल सी बताऊँ बात एक, जब भी फॉस्फेट बढ़ गया होगा आगे जाने पर तो एटीपी यूज हुई होगी, तो क्या फिर से बोलना आप? मतलब एटीपी का यूज हुआ होगा उसमें प्रोसेस में, मतलब एटीपी का खर्च हुआ होगा उसमें अपना। अगर आगे जाने पर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बढ़ गया है तो एटीपी यूज हुई होगी। तो एटीपी यूज हुई होगी, हाँ हाँ। राइट, हाँ कम हो गई है। और अगर एटीपी नहीं नहीं फॉस्फोरस अगर, हाँ फॉस्फोरस सही बात है, फॉस्फोरस अगर क्या हो जाएगा आगे जाने पर कम हो जाएगा तो एटीपी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। सही है ना। जब मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बना था। इन दोनों में फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बड़ा है तो एटीपी क्या हुई होगी, यूज हुई होगी, ठीक है ना। एक बात सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी क्या, जब फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल क्या हुआ हो, कम हुआ हो, जैसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में फॉस्फोरस था पर पायरुविक एसिड में फॉस्फोरस नहीं है, तो ये फॉस्फोरस कहाँ गया, एटीपी में चला गया होगा, मतलब यूज हुआ एटीपी। एटीपी में चला गया, एटीपी बना। फॉस्फोरस पहले था अब नहीं है तो कहाँ गया, वो एटीपी बना दिया उसने, हाँ हाँ, है ना। फिर एक और कौन सा था, कौन सा है वो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हो गया पायरुविक एसिड, और एक और तो था बीच में, हाँ डाईफॉस्फोग्लिसरेट था पहले वो। मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिवर्सिबल टाइप का हो रहा है, मतलब जैसे अगर ए फॉस्फोरेट कम, जैसे जैसे फॉस्फोरेट कम होता जा रहा है वैसे वैसे अपनी एटीपी इंक्रीज होती जा रही है। हाँ इंक्रीज होती जा रही है ना। और अब देखना, फॉस्फोरस ग्रुप जैसे कम होगा, जैसे अगर फॉस्फोरस ग्रुप बढ़ेगा तो मतलब अपनी एटीपी क्या बोलते हैं वो डिक्रीज होती जाएगी। आवाज़ अल्लाह मैं मच्छर ने काटना बंद कर दिया। चलो भैया, अब क्या बोल रहे हैं, डाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है डाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो जब काय में कन्वर्ट हो रहा है, वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो डाईफॉस्फो में कितने फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है, लेकिन फॉस्फोग्लिसरेट में कितना फॉस्फेट, एक फॉस्फेट है, हाँ, तो एटीपी क्या हुई होगी, यहाँ पे बाहर निकली होगी, यूज हुई होगी बाहर बाहर निकली मतलब यूज़ नहीं होता, रिलीज होता है। निकली। ठीक है, हो गया है। तो फाइनली अपने पास पूरा प्रोसेस डन हो गया। एटीपी कहाँ यूज़ हुए, मैंने बोला था ना ये सब पढ़ना है, कहाँ यूज़ हुए एटीपी, कहाँ एटीपी बने, कौन कौन से बीच में केमिकल आएंगे, सारी चीज़ें डन, है ना। अब ये तो अभी ग्लाइकोलिसिस का अभी तो बीच में स्टेप है, अभी तो और भी स्टेप आएंगे। चलो, तो इन ग्लाइकोलिसिस डैश एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज डैश
molecules are directly synthesized in glycolysis? Dash molecule are directly synthesized 4 ATP molecule from dash glucose molecule. 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यानी ये ग्लूकोज से 4 एटीपी बनते हैं. वैसे देखा जाए तो कितने बन रहे हैं? 4 एटीपी डायरेक्टली बन रहे हैं. अच्छा, अब मैंने 4 तो मैंने गिनवाए नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही गिनवाए. तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि 2 गिनवाए हैं और 4 बन गए? जो कि अपना व्हाट? ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ मैं बताऊँ. जहाँ वो गिनवाए ना रिलीज वाले 2, वो कितने से डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे? दोनों स्टेप 2 से, है ना. और वो होना भी चाहिए. ध्यान से देखना. अब देखना, पहले अपने पास फ्रक्टोज था, तो फ्रक्टोज तो 6 कार्बन का है. पर ये जितने भी मॉलिक्यूल नीचे देख रहे हैं अपन, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो, चाहे वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये सब 3 कार्बन के हैं. तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ इन सब में स्टेप को? 2 से. इसलिए जो एटीपी बना है वो भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 निकले हैं वैसे तो, लेकिन डबल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, है ना. क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं था, उन सबके कितने मॉलिक्यूल थे? 2 थे, है ना. इसीलिए ऐसा हुआ. क्लियर कहानी वाली. चलो भैया, बहुत बारीकी से, बहुत आराम से देखना है. बाद में इसको अगर देख लिया ना, 1 बार 1 घंटे का होगा ये सेशन, बस ख़त्म सारी कहानियाँ. क्या ये सेशन जो है ना वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो क्या अरे कुछ नहीं भैया, आज तो मच्छर ने काट के रखो पहले से ही. नहीं फिर एक बार. अब डायग्राम में ग्लूकोज का सिंपल वही पहले पड़ा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 से एटीपी लिया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया. इस प्रोसेस में एंजाइम का यूज़ होगा. उस एंजाइम का नाम मैंने लिखा नहीं है, अपन लिख सकते हैं यहाँ पर. इसका एंजाइम का नाम क्या होगा? कुछ नहीं, आइसोमेरेज होगा. लिखा नहीं, थ्योरी में भी नहीं लिखा वैसे तो. आइसोमेरेज क्या करता है? आइसोमर कन्वर्ट कर देता है आइसोमर में, है ना. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसमें फॉस्फोरस जुड़ेगा, है ना. और ये क्या बनेगा? फ्रक्टोज. अच्छा एक मिनट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना. ऊपर की प्रोसेस हुई थी ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. ये किस एंजाइम से होता है? हेक्सोकाइनेस से. हेक्सोकाइनेस. तो हेक्सोकाइनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेक्सोकाइनेस क्या करता है? फॉस्फेट जोड़ रहा है. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट्स ने एटीपी लिया और क्या बना लिया? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, है ना. फिर ये टूट गया था, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में टूट गया था और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट गया था. अब ये जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों एक ही मिल गए थे, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ही बन गए थे फाइनली वो. अब यहाँ से डबल हो गए मॉलिक्यूल से ना, यहाँ से डबल का इंटू करना पड़ेगा. यहाँ से भी दोनों, यहाँ भी तो सिंगल है. अब लेकिन ये जो NAD का यूज़, NADH रिलीज हुआ है ना, इस प्रोसेस के बाद ये सारी कहानी कितनी होगी? डबल 2 का मल्टीप्लाई हो गया आगे. और ये क्या बन गया? 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यानी ग्लिसरिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो है, पर वो भी उनके आगे क्या लगा है? डाई लगा है ना. अब इसमें से एटीपी रिलीज होकर क्या बनाएगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लिया. 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना लेगा, है ना. तो ये जो एटीपी निकले वो भी कितने निकलेंगे? 1 से 1 निकलेगा. 2 से कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे. हाँ, तो ये 2 निकल गए यहाँ. फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट. फिर से एक ईस्टर बन गया, मतलब ग्लिसरेट. वो भी 2 मॉलिक्यूल बने. फिर उनसे पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है एक बाहर. तो जब भी ईस्टर से पानी निकालेंगे तो फॉस्फोइनॉल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? हाँ, फॉस्फो मतलब इनॉल बनता है, इनॉल. तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हो गया. फॉस्फोरस का कोई चेंज नहीं आया. लेकिन फिर एटीपी निकल गए बाहर और 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 ही निकलेंगे अभी भी एटीपी. तो फिर पायरुविक एसिड बन जाएगा आपके पास. तो इसलिए 2 एटीपी निकाल के कितने एटीपी निकले कुल मिला के? 4 एटीपी निकल गए.
इनने अपन को थ्योरी में कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, बता सकती हूँ कौन सी स्टेप है जो नहीं बताई थी? एडीपी वाली दोनों स्टेप थ्योरी में बताई है ना, एनएडीएच वाली स्टेप भी बताई है, और ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक की बताई है। 2 स्टेप ऐसी जो नहीं बताई थी वो है एक तो ये कि ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है? फॉस्फो। ये स्टेप नहीं बताई। इसमें कुछ हो भी तो नहीं रहा ना, क्या हो रहा है इसमें? सिंपल ही लगता है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, ना कुछ बाहर निकल रहा है। हाँ। और एक इसके नीचे वाली प्रोसेस में पानी बाहर निकल रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें क्या बाहर निकल रहा था? पानी। तो नॉर्मल सी लॉजिकली है बात, ग्लिसरेट से जब इनॉल बनेगा तो ग्लिसरेट में होता है COO, है ना, और इनॉल में होता है, इनॉल में पानी अगर ईस्टर से पानी निकाल दो तो बन जाता है इनॉल, है ना। तो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल के हिसाब से वो सही है कि ये पानी निकल जाएगा तो इनॉल बनेगा, है ना। तो कुछ लॉजिकल अपन देख लें अगर, तो याद नहीं करना पड़ेगा कम से कम। तो देखो पहला लॉजिकल है कि जब भी ATP यूज़ होगा तो फॉस्फेट बढ़ेगा, और जब भी ATP बाहर निकलेगा, रिलीज होगा, तो फॉस्फेट घटेगा। तो ये 2 स्टेप हो गई। दूसरा अपन पहचान जाएंगे ऑप्शन में किस में फॉस्फेट बढ़ रहा है, किस में फॉस्फेट घट रहा है ना। दूसरा, पानी किस में रिलीज होगा, जब ईस्टर से क्या बनेगा, पायरुवेट, ईस्टर से इनॉल बनेगा, तो फिर यहाँ पर पानी रिलीज होगा। अब देखो एक और बात, इसमें फॉस्फोरस तो सेम ही रहेंगे, तो ATP का तो छोड़ नहीं सकता, है ना। अब रही बात, ATP कुछ नहीं हो सकता, तो फिर पानी रिलीज होगा। और ईस्टर से क्या बना है, यहाँ पर इनॉल बना है ना। ये अलग से आ सकती है, स्टेप का अलग लगता है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। पानी वाली क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रिलीज वाटर? तो अपन बोलेंगे जो ग्लिसरेट से इनॉल, इतना कर लो, ग्लिसरेट से इनॉल, बाकी सब सेम है, हाँ, क्योंकि यही इसी में अंतर है बस, है ना। ग्लिसरेट से क्या बना, इनॉल बना। अच्छा एक और चीज़ NADH वाली स्टेप भी आ सकती है। NADH कहाँ बना है? तो NADH वहाँ बनेगा जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब फॉस्फोरस के नंबर में कोई चेंज ना आया हो, और ग्लिसरेट से इनॉल भी नहीं बना, तो वहाँ पर सिर्फ प्योर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देख एल्डिहाइड से एसिड बना है, मतलब एल्डिहाइड से क्या बना है, एसिड। तो जब एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है, प्योर ऑक्सीडेशन, है ना। इसमें कोई वो मतलब बीच में ऐसे वो नहीं बन जाए, नहीं, प्योर ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड से एसिड बने तो प्योर ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे याद करना। तो देखो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो था, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड वो एक प्रकार का एल्डिहाइड है, और ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक प्रकार की क्या है, एसिड है। ओके बैटरी लो। तो एसिड किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है ना। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। इसका मतलब ये होगा NAD ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीडेशन कर दिया, और बाद में NADH और H+ बना दिया। क्लियर कहानी, हो गया काम, बस फिर खत्म। हाँ, थ्योरी में सारी चीज़ें भी आ गई थी ना, इसको डायरेक्ट देखते तो भी हो जाता, लेकिन थ्योरी में भी मार्क करना जरूरी था। चलो अब चलते हैं अपन, इन डिफरेंट सेल्स पायरुविक एसिड इज हैंडल्ड इन डैश वेज। 3 तरीके से यूज होती है। तो अब तो इसकी ग्लाइकोलिसिस जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के कितने रास्ते हो सकते थे अपने पास, 3 रास्ते हो सकते हैं, है ना। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डैश फर्मेंटेशन, और एक और डैश फर्मेंटेशन, और एक और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी डैश साइकिल। तो ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये कहाँ होता है, मसल्स के अंदर होता है अपने, हाँ। तो जब अपन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जो भी करते नहीं हैं, हाँ ये तो मुझे पता है ना, लगते जब अपन लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है, इसलिए आपको पेन भी होता है। हाँ,